प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें मैं आपके साथ लेके आया हूँ 11th और 12th का लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी। बहुत इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी की बुकों से पूरे नए सिलेबस पर बेस होगा। बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आएगा। देखिए और फायदा उठाइए। मैं साझेदारी संलेख। अब साझेदारी संलेख क्या होता है साहब? साझेदारी संलेख को हम सहमति पत्र भी कहते हैं। सहमति, मेरी और उसकी दूसरे पार्टनर्स की आपस में क्या सहमति हो गई, हम दोनों ने आपस में क्या क्या बातें तय कर ली। जो भी बातें मैं और मेरा पार्टनर्स आपस में तय कर लेता, हम उसे सहमति कहते हैं। मैंने कहा हाँ मेरी सहमति है, इस काम को कर लो, हम उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, यानी आपस में एग्रीमेंट हो गया हम दोनों का। अब ये एग्रीमेंट क्या होता आप पढ़ रहे हैं। साझेदारी फर्म साझेदारों के मध्य हुए समझौते का परिणाम है। यानी कि हम आपस में जो दोनों साझेदार होते हैं, पार्टनर्स ए और पार्टनर्स बी, आपस में जो भी क्या कर लें, समझौता कर लेते हैं। इस समझौते की जो भी बातें निकल कर आती हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, साझेदारी संलेख। क्या कहता है, ये मौखिक अथवा लिखित। ये मौखिक भी हो सकती है, भाई आपका दोस्त है, कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा साथ में रहता है, वो आपने उसके साथ अपना व्यापार कर लिया, आप ऐसे ही तय कर सकते हैं, वो भी मानी जाएगी। आप चाहें तो उसे लिखवा, लीगल नोटिस में आप उसे लिखवा सकते हैं कोर्ट जाकर, वो भी माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि साझेदारी संलेख जो है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। अब यहां से बहुविकल्प चालू हो जाता। क्या साझेदारी संलेख लिखित होता है? ए पॉइंट। क्या साझेदारी संलेख मौखिक होता है? बी पॉइंट। क्या साझेदारी संलेख लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं? सी पॉइंट। डी पॉइंट, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या निकला आपका, साझेदारी संलेख मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। इसलिए लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। अब ध्यान से एक चीज और, यह समझौता लिखित में होना ही उचित रहता है। अब लिखित में होना क्यों उचित रहता है भैया? अगर आप साझेदारी संलेख को लिखवा लोगे तो वो सबसे बेटर रहता है, सबसे अच्छा क्यों होता है, ताकि आपस के मध्य में कोई विवाद ना हो। यानी दोनों पार्टनर्स आपस में अगर बाय द वे किसी वजह से मनमुटाव हो जा, उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई वैसी बात हो जाए, उससे उन दोनों के दिलों में कोई फर्क ना पड़े। अगर आपकी बात वो लिखित में ना होगी तो दूसरा आदमी कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो, अलग अलग बात हो सकती है, गुस्से में कोई भी कुछ कह सकता है। लेकिन अगर वो बात लिखित में होगी, समझौते में लिखा हुआ होगा, तो वो साझेदारी संलेख लिखित में होना चाहिए। पढ़ ले रहे हैं पूरी बात। भविष्य में साझेदारों के मध्य विवाद होने पर उसका निपटारा आसानी से किया जा सके। यानी कि अगर आपस में कोई मनमुटाव हो गया है तो हम साझेदारी संलेख निकालें और आपस में मनमुटाव को दूर कर लें। व्यापार को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सके, यानी कि आप अपने बिजनेस को बहुत आराम इत्मीनान से चला सकते हो अगर समझौता लिखित में होगा। ना तो आप में कोई बात होगी ना उनमें, जो भी बात है वो लिखी हुई है, भाई कोई दिक्कत है तो आप उसे पढ़ लीजिए, आप अपना आप ही चुप हो जाएंगे। अच्छा, इन सारी बातों को, इनमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख होता है। यानी इस पार्टनरशिप डीड में, इस साझेदारी समझौते में सभी साझेदारों की सभी बातों को लिख दिया जाता है कि उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या बातें होंगी। आगे बढ़ते हैं साहब। अब साझेदारी संलेख होता कैसा है? ये होता है साझेदारी संलेख जब हम आपस में किसी भी बात को लिखित में तय कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है कोर्ट। आप कोर्ट जाकर वकील साहब के पास एक 100 रुपए का फॉर्म लेते हैं, नोटेरी कहते हैं इसे, हम उसे करवाते हैं। वहां अपनी जो जो आपकी शर्तें होती हैं या जो जो आपने आपस में बातें तय करी होती हैं, उन सब बातों को इसमें लिखवा लेते हैं और इसे रजिस्टर्ड करा देते हैं। तो भैया ये लीगली कार्रवाई हो गई, इसे कोई काट नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। अब साझेदारी संलेख जो होता है, इसमें दी जाने वाली मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, तो भैया समझ लो और समझ के देख लो, खूब अच्छी तरह से लिख लो कि वैसे कौन कौन सी बातें हैं जो साझेदारी संलेख में होनी चाहिए। देखते हैं साहब। सबसे पहले नंबर 1, साझेदारों का नाम और उनका पता। जितने भी साझेदार हमारे व्यापार में काम कर रहे हैं, उन साझेदारों के इसमें लिखने होने चाहिए सबसे पहले तो नाम। क्या नाम है, कहां पर वो रहता है, उसका पता। नंबर 2, फर्म का नाम। अब आपकी जो फर्म है उसका नाम क्या,
जैसे हमारी फर्म है, उसका नाम है ये वाली जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। तो फ्रंट लाइन अकाउंटिंग, उसके पार्टनर्स कौन हो गए, उन पार्टनर्स का नाम, उनका पता और व्यापार का स्वरूप। अब व्यापार का स्वरूप क्या, व्यापार कैसा होगा, जैसे हम जो कर रहे हैं वो एजुकेशन है, शिक्षा, हम शिक्षा दे रहे हैं। कोई आदमी मिठाई बेच रहा तो स्वीट्स का व्यापार उसका हो गया। कोई आदमी किनारे का काम कर रहा है तो उसका किनारे का काम हो गया। इसी तरह कोई बिजली का सामान बेच रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान हो गया। तो सभी का अलग अलग व्यापार होगा। इन सारी बातों को आपको इसमें बताना होगा। नंबर 3, साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, किस किस ने कितना कितना पैसा बिजनेस में लगाया है। हर पार्टनर्स की, हर साझेदार की पूंजी बतानी होगी, कितनी पूंजी किसने लगाई, कितनी पूंजी किसने लगाई। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर्स बिजनेस में पैसा ना लगाए। अगर किसी साझेदार ने 1 रुपया भी पूंजी का नहीं लगाया तो आपको उसे भी इसमें लिखना होगा। बहुत बार ऐसा होता है, 3 आदमी है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक ये बहुत मालदार था, एक ने कहा भाई मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं बिजनेस चालू कर लूं। बी ने कहा ठीक है भाई 3 लाख रुपए मुझसे ले लो। सी ने कहा भैया मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपने बिजनेस में लग सकता हूँ, मैं सारा टाइम दे सकता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है यार, अच्छे दोस्त हैं, भाड़ा में गया पैसा वैसा, तीनों मिल जाते हैं। तो एक ने 5 लाख लगाया, एक ने 3 लाख लगाया, एक ने कुछ नहीं लगाया। अब तीनों चारों मिलकर काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपस में मेल मिलाव अच्छा है। तो ऐसा भी होता, हो सकता है उस आदमी के पास अच्छी नॉलेज हो काम करने की, हमने उसे अपने साथ जोड़ लिया, कभी भैया पैसा हमारा लग रहा है, तू इसे काम कर, तुझे इस चीज की नॉलेज है, तू हिस्सा ले ली। ऐसा भी हो जाता है। तो ये सारी बातें साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं। आ जाते हैं नंबर 4, कोई भी साझेदार फर्म को ऋण दे सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, कोई भी साझेदार, अगर आप तय कर लो कि हाँ भी साझेदार फर्म को ऋण दे सकता है तो दे सकता है, नहीं तो नहीं। अगर उन्होंने कहा नहीं भाई कोई भी साझेदार ऋण नहीं देगा, किसी तीसरे से लिया जाएगा पैसा, हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर साझेदार ऋण देगा या बाहर वाला ऋण दे, कोई भी ऋण दे, अगर साझेदार देगा तब भी 6% ना तय करने पे, बाहर वाला देगा तब भी 6% ना तय करने पे, लेकिन बाहर वाला देगा तो हम उससे तय कर सकते हैं। तो ये बात आप साझेदारी संलेख में लिख दें, क्या क्या कोई साझेदार ऋण दे सकता है या वो नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो उस पर ब्याज कितना होगा, उसका ब्याज का रेट क्या चलेगा, क्योंकि आप जानते हो जब तय ना करा गया हो तो कितना परसेंट, 6%। अभी हमने पीछे पढ़ा कि 6% ब्याज। और भैया अगर तय कर रखा होगा तो जो भी तय कर लो आप। ये सारी बातें किसकी हो गई, साझेदारी संलेख की। आगे आ जाते हैं। उम्मीद है यहां तक की बात आपकी समझ में आई होगी। पॉइंटों को लिखते रहिए, बार बार याद करते रहिए। यही पॉइंट बार 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 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आपने देखे होंगे पिछले साल। अगला पॉइंट क्या है हमारा, नंबर 5, यदि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो फिर ब्याज की दर क्या होगी। भाई एक आदमी है, उसने 5 लाख लगा रखे हैं, दूसरा आदमी है उसने 3 लाख लगा रखे हैं। अब वो कहने लगे अभी मुझे तो ब्याज चाहिए, पूंजी पर क्या चाहिए, ब्याज। तो भैया ब्याज की दर क्या होगी, उसका परसेंटेज क्या होगा, कितनी परसेंटेज से ब्याज दिया जाए। अगर तय कर लिया तो दे देंगे, अच्छी बात, जो भी तय कर लोगे आप। नंबर 6, किसी साझेदार को वेतन दिया जाए या फिर ना दिया जाए। अब एक आदमी बिजनेस में पूरे दिन काम कर रहा है, 2 आदमी है, एक बिजनेस में कभी कभी आ रहा है। अब जो आदमी सारे दिन बिजनेस में बैठा है वो कल को कहने लगा भैया मैं तो पूरे दिन बैठता हूं, मुझे तो भैया सैलरी चाहिए। अगर आप साझेदार हो और आप अपनी बात साझेदारी संलेख में लिख लेते हो तो जितनी लिख लोगे उतनी सैलरी आपको दी जाएगी, उतना वेतन आपको दिया जाएगा, उतनी तनख्वाह आपको दी जाएगी। अगर आप नहीं लिखोगे और आपको तो नहीं दी जाएगी तो कुछ भी ना दिया जाए। इस बात को भी लिख लिया जाता है। नंबर 7, फर्म की बहियों किस प्रकार रखी जाएंगी, साझेदार लाभ हानि को किस अनुपात में, किस हिसाब से, किस रेशो में बांटेंगे। अब वो कहता है साझेदार की जो किताबें होंगी वो किस किस हिसाब से रखी जाए, उनके अकाउंट्स खाते वाते क्या होंगे। अब खाते हम आगे सीखेंगे कैसे कैसे बनाए जाएंगे। तो वो खाते रखे जाएं या ना रखे जाएं, और अगर लाभ होगा या फिर हानि होगी बिजनेस में तो उस व्यापार के लाभ या हानि को आपस में पार्टनर्स किस हिसाब से बांटेंगे, उनका अनुपात क्या रहेगा, उनका रेशो क्या रहेगा। जैसे सपोज कीजिए 2 आदमी है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। अब 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 50,000 का प्रॉफिट ये आपस में कैसे बांटे, इन्होंने कहा जी हमारा अनुपात हो 3 और 2 का।
तो 50,000 को 3/5 2/5 में बांट दो। अगर वो कहें जी हमारा बटेगा 1 और 1 में तो 1 और 1 में, अगर उन्होंने कहा जी हमारा 7 और 3 में तो 7 और 3, तो जो भी बात तय होगी उस बात को जो है क्या लिखा जाएगा, अनुपात को लिख लिया जाएगा कि इनका अनुपात क्या क्या होना चाहिए। नंबर 8, साझेदारों के निजी व्यय। अब निजी व्यय क्या होगा साहब? निजी व्यय का मतलब हो गया आहरण। आहरण का मतलब हो गया ड्राइंग, इंग्लिश में बोले तो ड्राइंग का मतलब हो गया ऐसा पैसा या ऐसी कोई भी चीज जो अपने इस्तेमाल के लिए मालिक निकालता है, उसे हम आहरण बोलते हैं। आहरण का मतलब कोई भी मालिक, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अपने निजी उपयोग के लिए कोई पैसा निकाले या कोई माल निकाले तो उसे आहरण बोलते हैं, यानी कि ड्राइंग बोलते हैं। तो कहता है कितनी रकम निकालने का अधिकार होगा, कितना पैसा वो बिजनेस में से, व्यापार में से अपने लिए निकाल सकता है, उस निजी व्यय की रकम पर ब्याज लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। अगर सपोज कीजिए मैं बिजनेस में से, व्यापार में से अपने इस्तेमाल के लिए कोई पैसा निकालता हूं, तो मैं कितना पैसा निकाल सकता हूं ये भी वहां लिखा जाए, कितने रुपए तक मैं निकाल सकता हूं, या फिर अगर निकालता हूं तो उस पर कितना ब्याज दिया जाए, उस ब्याज पर क्या वार्षिक दर होगी, यानी कि आपका परसेंटेज जो होगा वो कितने परसेंटेज से ब्याज दिया जाएगा, फर्म को ब्याज देंगे अगर है तो ये बातें उसमें लिखी जाएंगी। नंबर 9, साझेदारों के कर्तव्य। उसका कर्तव्य क्या होगा, वो क्या क्या काम करेगा, कहां कहां जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, कहां बैठना है, किस चीज को संभालना है, ये सारे कर्तव्य उसके लिखे जाए। इस तरह से आप देखो कि ये सारी की सारी बातें किस तरह से आ रही हैं, ध्यान से और पढ़ते हैं। सारी बातों में से 8-7 बातों को लिख लो, मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, एक दो तो याद रहेगा, भगवान करे 5-7 अच्छी तरह याद हो जाओ। तो बाबा जो भी पॉइंट आए उसे लिखो, उसके बारे में लिख डालो। अगर लंबा क्वेश्चन आ जाएगा, लॉन्ग, तो आप उसको भी लिखो, उसके बारे में अपने पास से डिटेल लिख डालो, लेकिन पॉइंटों को सफाई से लिखो। शॉर्ट आ जाए 3 नंबर में तो आप उसे क्या कर दोगे, कम पॉइंटों में लिख दोगे, 4 पॉइंट लिख डालो, 3 पॉइंट लिख डालो। अगला पॉइंट पढ़ते हैं 10वां, क्या कहता है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या उसकी मृत्यु होने पर। अब कोई साझेदार ये कहने लगा भैया मैं तो इस बिजनेस को या इस व्यापार को छोड़ना चाहता हूं, मैं इसमें नहीं रहना चाहता। 3 आदमी काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है, एक बी है और तीसरा जो है कौन है, सी। ए ने ये कहा कि मैं अपना कारोबार करना चाहता हूं, मैं इस बिजनेस को छोड़ रहा हूं, या फिर किसी वजह से ए की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर फर्म की ख्याति क्या होगी, ख्याति का मतलब है, ख्याति एक फर्म की रेपुटेशन होती है। हम किसी भी फर्म को जो है एक पैसे से आंकते हैं कि हाँ इसकी कीमत इतनी होगी, तो मरने की कंडीशन में उतने ख्याति के पैसे, उतने गुडविल के पैसे उस आदमी को दिए जाते हैं जितनी की उसकी ख्याति बैठती है। तो उस ख्याति के पैसे को जो होगा उसका मूल्यांकन जो करा जाएगा वो किस विधि से करा जाएगा। अब ख्याति के मूल्यांकन की 3-4 विधियां हैं, ये बातें हमारे अगले वाले चैप्टर में है। जब आप इस चैप्टर के बाद अगला वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में ख्याति के मूल्यांकन की बातें हैं। अब ख्याति क्या होती है, ख्याति के मूल्यांकन क्या होते हैं, ये सारी की सारी बातें पूरे एक चैप्टर में है, तो वहां इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टनर्स, कोई भी साझेदार फर्म को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, अगर वो मर जाए तो उस कंडीशन में उनमें फर्म की ख्याति में से जो पैसे होंगे उसमें से कितना कितना पैसा उसे दिया जाए, या उसकी क्या होगी, विधि होगी उसे निकालने की। नंबर 11, किसी साझेदार को फर्म से अवकाश ग्रहण करने के लिए कितने समय का नोटिस देना होगा। जब आप किसी भी कारोबार में काम करते हो, कारोबार के आप किसी के यहां भी अगर नौकरी करते हो तो आपको भी पता है ये वाली बात कि जब हम किसी के यहां से कोई चीज छोड़ेंगे तो हमें उसे पहले बताना पड़ता है ताकि वो अपना इंतजाम कर ले। इसी तरह पार्टनरशिप में, साझेदारी के अंदर आपस में हम काम कर रहे हैं 4-5 आदमी, अगर कोई आदमी जाना चाहे तो वो जा सकता है, उससे पूरा अधिकार है कि वो छोड़कर रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन इस रिटायरमेंट को लेने से पहले उसे एक नोटिस देना होता है, उसे यह बताना होता है कि आप जो है कितने समय पहले अपना नोटिस दोगे, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, ये आपको लिखना पड़ेगा कि छोड़ने से पहले आपको किस समय उसका नोटिस देना है, कितने दिन पहले। नंबर 12, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पे या मृत्यु होने पर, अगर कोई आदमी छोड़ के जाता है
या उस आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो भैया उसकी पूंजी कैसे लौटाई जाएगी, आप उसके पैसे को जो है वो किस तरह से लौटाओगे, सभी हाथ के हाथ दोगे सारा पैसा जब वो मर गया, या फिर आप कुछ टाइम के बाद दोगे, अगर दोगे तो उसे कितना ब्याज दोगे, या किस तरह से पैसा उसका लौटाया जाएगा, ये सारी बातें लिखित होनी चाहिए। नंबर 13, किन अवस्थाओं में फर्म का अंत किया जा सकता है, आप फर्म को खत्म कर सकते हो, यानी कि फर्म समाप्त हो जाती है, हम इसे क्या कहते हैं, विंगडन ऑफ फर्म, या कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हो सकता है खत्म, लेकिन कौन सी परिस्थितियां होंगी, वो परिस्थिति आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट, फर्म के बैंक खातों को संचालन करने का अधिकार किन साझेदारों को होगा। भाई कभी कभी क्या होता है, हमारा बैंक में किसी एक आदमी का साइन होता है, तो हमारा 3 आदमी है, सपोज कीजिए बिजनेस में, बैंक में किसी एक आदमी के साइन चल रहे हैं, या 2 आदमी के साइन चल रहे हैं, या 3 आदमी के साइन चल रहे हैं, तो आपको ये बताना होगा कि आपका जो बैंक है, उस बैंक का संचालन वो कौन कौन से साझेदार करेंगे, उसमें उसका नाम खुलना होता है आपको। नंबर 15, फर्म के समापन पर, जब फर्म खत्म होगी तो उसके समापन पर निपटाने की विधि क्या होगी, किसके निपटाने की, हिसाब किताब के, कि आपका हिसाब किताब किस तरीके से करा जाएगा, पार्टनर्स को उसका पैसा किस तरह से दिया जाएगा, थर्ड पार्टी को पैसा कैसे दिया जाएगा, सारी बात। नंबर 16, आप भी सोचे होंगे इतने सारे पॉइंट हो गए 16, मैंने इसी मारे इतने सारे पॉइंट लिए कि कुछ पॉइंट तो आपके समझ में आएंगे, जितने पॉइंट आपके समझ में आ जाए उतने लिख जाइए, जरूरी नहीं है सारे याद करने हैं, थोड़े बहुत 5 7 8 पॉइंट भी आपने कर लिए तो बहुत है, ध्यान से समझिए। बस ये समझ लीजिए कि आप अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका एक व्यापार है, और इस बिजनेस में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि साझेदारों के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है, अगर कोई आपस में मनमुटाव हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसे निपटारा कैसे किया जाए, यानी अगर आपस में किसी बात पे वो होता है लड़ाई झगड़ा, तो कहां पर कौन सा न्यायालय होगा, कौन सी जगह होगी, क्या होगा, किस तरह से हम इसे कर सकते हैं, इस तरह से ये आपकी बातें पहुंचती हैं साहब। आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, बहुत प्यारा पॉइंट है, ध्यान से इस पॉइंट को देखिए। क्या कहता है, कहता है साझेदारी संलेख का महत्व। साझेदारी संलेख का क्या महत्व है, भैया इतनी सारी बातें हमने देखी, इतनी सारी बातें हमने सुनी और समझी, तो आपको क्या लगा इसमें से कि यार साझेदारी संलेख लिखना बेहतर है या फिर मौखिक, यानी आप उसे लिख लो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर मौखिक में चलेगा, तो आपने देखा यार लिखित बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिखा रहेगा तो इन सारी बातों में आपस में झगड़ा तो ना होगा, तो सबसे ज्यादा महत्व तो यही है कि साझेदारी संलेख में अगर लिख लिया जाएगा तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। पढ़ रहे हैं देखो इसके अंदर, साझेदारी का जन्म समझौतों से ही होता है, यानी आप आपस में जो बातें तय कर लेते हैं वही तो साझेदारी हो गई, नहीं तो अकेला आदमी तो खूब चला रहा बिजनेस, दो का मतलब आपस में समझौता कर लेना। साझेदारी संलेख एक लिखित समझौता है, अगर आप किसी बात को लिखित में तय कर लेते हो तो भैया वही तो मेन समझौता है। क्या कहता है, जिसमें साझेदारों द्वारा निश्चित किए गए विषयों का उल्लेख होता है, जो जो बातें हम आपस में तय कर लेते हैं वो सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप, सारी बातें डिटेल में, सारी बातें समझा देते हैं, सारी बातें लिख देते हैं। जैसे कि मैं अगर फर्म छोड़ना चाहूंगा तो कितने पैसे ले सकता हूं, कब ले सकता हूं, किस हिसाब से पैसे मिलेंगे, ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी बातें हैं सारी बातें तय कर लेते हैं। साझेदारी संलेख साझेदारों और फर्म के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को स्पष्ट करता है। अब यही तो साझेदारी संलेख है, जो यह बताता है कि किसी भी आदमी का अधिकार क्या होगा, वो क्या क्या काम कर सकता है, उसका क्या क्या कर्तव्य है, कहाँ कहाँ बैठ सकता है, कौन कौन सी बातें हैं, उसके दायित्व कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से दायित्व हैं जो सबसे पूरा करना जरूरी है। आगे क्या कहता है, साझेदारी संलेख फर्मों के संचालन में मध्य विवादों, यानी उनके बीच में अगर क्या हो रहा है, कोई तू तू मैं हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस लड़ाई झगड़े को खत्म करने का काम करता है, निपटाने में सहायक है। भाई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होगा किसी बात पे तो क्या कहेंगे, भाई समझौता निकाल के लाओ, उसे पढ़ो,
जब भी उसे पढ़ेगा तो आदमी अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो इस तरह से साझेदारी संलेख का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आप विशेषताएं याद करें, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो साझेदारी संलेख के लिए जरूरी होती हैं, उसका महत्व क्या है। इसी के साथ सारे पॉइंटों को ध्यान रखें, सारी बातें आपकी थ्योरी में लिखित में आने वाली हैं, वो चाहे बहुविकल्पी हो या विकल्प हो, या फिर वो वेरी शॉर्ट हो सकते हैं या लॉन्ग में भी आ सकते हैं। आगे आते हैं साहब, सबसे मेन बात है ये वाली जो हम लेने वाले हैं, ये लगा लो ये पूरे क्वेश्चन की जान है भाई सब। यानी अगर ये पॉइंट समझ में ना आया तो कुछ भी ना आए, अभी तक की सारी बातें इसके आगे फीकी हो जाए। क्या है? साझेदारी संलेख के अभाव में, अभाव मतलब आपने लिखित में समझौता ना करा, भूल गए, दोस्ती यारी अच्छी थी, बिजनेस चालू कर लिया, काम चल रहा है, बिजनेस में सब कुछ चल रहा, और आपस में कोई बात लिखित में तय ना करी, और बाबा दोनों में हो गई लड़ाई। अब दोनों में लड़ाई हो गई तो कौन कौन सी बातें काम करेंगी, आप भी ध्यान रख लो। अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप कर लो, कोई साझेदारी कर लो, तो ये बातें जो है आपको दिमाग में रखनी होंगी कि बाबा अगर आपने ये बात ना करी तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। नंबर एक, अगर आपने साझेदारी संलेख ना करा तो नंबर एक, लाभ हानि का विभाजक का अनुपात क्या रहेगा। अब सपोज कीजिए आप हैं, आपका नाम ए है, और आपने लगाया बिजनेस में 5 लाख रुपए, एक दूसरा वाला है उसने लगाए 1 लाख रुपए, दोनों को मिला के बिजनेस में हो गया 60,000 रुपए का प्रॉफिट, 60,000 का लाभ हो गया। एक आप हो, आपने लगाए 5 लाख रुपए, एक दूसरा बंदा है उसने लगाए 1 लाख रुपए, ठीक है जी, और दोनों को 60,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। अब आप दोनों ने तय ना करा बांटेंगे कैसे, तो भैया कैसे कैसे बांटे आपके हिसाब से। आप तो कहोगे भैया मेरे पैसे ज्यादा मैं ज्यादा लूंगा, तेरे पैसे कम है तू कम लेगा, ऐसा ना होगा। अगर तय ना करा ना बाबा, तो दोनों में बराबर बांटा जाएगा, इक्वल। इक्वल माने बराबर बराबर, दोनों में हिस्सा बराबर बटेगा, आधा आधा। तय करा हो तब बटेगा तय के हिसाब से, ना हो तो इक्वली। पूंजी पर ब्याज, आपकी कोई पूंजी आपने बिजनेस को दे रखी है, आपके 5 लाख है उसके 1 लाख है, आपने कहा जी ब्याज दो, भैया अगर तय करा है तो ब्याज मिलेगा, तय ना करा हो तो कोई ब्याज ना मिले, 1 रुपए का भी ब्याज ना, तय कर लोगे तो मिलेगा। आहरण पर ब्याज, आहरण, आपने कोई पैसा अपने व्यापार में से निकाल लिया अपने इस्तेमाल के लिए, अगर आपने ये तय कर लिया कि ब्याज इतना दिया जाएगा तो देंगे, न तय करा हो तो 1 रुपए का भी ब्याज ना दिया जाएगा, ना तो ब्याज लिया जाएगा ना ब्याज दिया जाएगा, तय ना कर देना। और भैया नंबर 4, साझेदारों का वेतन। आप अकेले जो है ना सारे दिन बैठो व्यापार में, दूसरा बंदा कभी कभी आवे खावे पीवे गुटके पुटके चला जावे, आपने कहा जी मैं तो सारे दिन बैठू मैं लूंगा पैसे, बाबा आपको मिलेगा ठेंगा, आपको ना मिले कुछ भी। क्यों? क्योंकि अगर तय कर लिया ना तो मिलेगा वेतन, ना तय करा तो ना मिले कुछ भी। ऐसे काम करे जाओ, क्योंकि मालिकों को ना मिलता कुछ भी, मालिकों को मिला है केवल लाभ और हानि का हिस्सा। नंबर 5, ऋण। अगर आपने कोई ऋण दिया है, आपने बतौर लोन दे दिया फर्म को पैसा, और तय ना करा हो, तो भैया ना 6%, 6% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। आपने अगर दे दिया हो पैसा, तय ना करने पे 6% ब्याज, और तय कर लिया तो जितना तय करा उतना। तो देखो कितने नुकसान है और कितने फायदे। नुकसान किसके लिए है? नुकसान उसके लिए है जिससे ये ना पता हो कि अगर मैंने समझौता ना करा तो ये बातें होंगी। 2 बातें हैं बस, अगर आप समझौता ना करते हो तो आपको बराबर का तो हिस्सा मिलेगा, चाहे पैसा कितना भी लगा हुआ हो, कम हो या ज्यादा हो, तय ना करने पर। दूसरा, अगर आपने कोई ऋण दे रखा हो, कोई लोन दे रखा हो फर्म को, तो 6% मिलेगा आपको ब्याज, बाकी ना मिले कुछ भी। और अगर आपने लिखित में कोई चीज तय कर ली, समझौता कर लिया, साझेदारी संलेख बना लिया, तो जो बना लिया वो माना जाए।